चंद्र सूर्य नाड़ी के 7 तासों का आना जाना, इसके लिए प्रकृति ने शरीर में जो कुंजी दी है उस कुंजी को आप समझ ले और उसका पालन करके आप जब भी चाहे सूर्य नाड़ी चालू कर सकते हैं या जब भी चाहे चंद्र नाड़ी चालू कर सकते हैं। इसीलिए चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी चालू करने की और चालू रखने की कुंजी आपको इस वीडियो के माध्यम से सुपुर्द की है। इसी तरह नियोजित प्रकृति के काम में सहायता होती है और अपना शरीर का संतुलन हम हमारे खुद के वर्तन से संतुलित रख सकते हैं। साथ ही अगर ये तकनीक हम इस्तेमाल करेंगे, बाहरी जंतु संक्रमण होता है उससे भी हम मुक्त रह सकते हैं। सर्दी, बुखार, खांसी आदि बार बार होने वाले जो संक्रमित जंतुओं के रोग है या हमारे ही गलत वर्तन के रोग है, इसे हम नियंत्रण में रख सकते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रण में अगर रह जाता है, हमें कोई संक्रमण बाधित नहीं करता है। बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान विषय की इस YouTube श्रृंखला पर हम जो आपसे ज्ञान विज्ञान का वार्तालाप कर रहे हैं, इसके हम 19 भाग ऑलरेडी प्रक्षेपित कर चुके हैं। श्रोताओं को विनती है कि वो सभी भाग आप क्रमशः देखें ताकि विषय को गहराई से समझ सके। थोड़ा थोड़ा भाग का परस्पर संबंध है वो भी आपके सामने बराबर समझ में आ जाएगा और आप ध्यान पूर्वक उसे जान लेंगे, क्योंकि ज्ञान और विज्ञान दोनों को समझने की जरूरत है। इसलिए मैं आपके सामने गंभीरता से प्रक्षेपित कर रहा हूँ। इस चर्चा में हमने भाग क्रमांक 1 से 9 तक हमारा ये जो शरीर संगठन प्रकृति बनाती है उसे कैसा बनाती है उसके बारे में बहुत सारा सूक्ष्म अति सूक्ष्म शास्त्राधारित चिंतन हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है और आपने अगर देखा होगा तो उसे आपने समझ लिया होगा। और भाग क्रमांक 10 से लेके 19 तक इस प्रकृत संगठित शरीर को चलाने के लिए ईंधन रूप जो अन्न है, आहार है, इसे प्रकृति कैसे बनाती है और कैसे अपने लिए जीवों के लिए सब 84 लाख योनियों की प्रजाति के लिए उपलब्ध कराती है। उसमें मनुष्य के लिए कौन सा अन्न उचित होता है और कौन सा अन्न अनुचित होता है, इसके भी प्रकार हमने आपके सामने पेश किए हैं। उसमें खास तौर से वर्जित अन्न कौन सा होता है उसकी भी हमने पूरी ऐतिहासिक जानकारी आपके सामने साझा की है। मैं फिर से अनुरोध करता हूं कि उन सभी भाग को क्रम से एक के बाद एक देख लीजिए ताकि ये सब ध्यान में आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। इसके आगे आने वाले जो भाग है मैं अब आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि अपने शरीर के अंदर इंद्रिय चलती है और कौन सी और कैसे कैसी ये क्रिया होती है, ऊर्जा शक्ति का उत्पाद अपने शरीर में कैसे होता है, वो सब प्रक्रिया मैं अब आपके सामने हर एक भाग में अलग अलग विभाग करके उसको आपके सामने पेश करूंगा। इसको विस्तार से समझ लेंगे। श्रोताओं को अनुरोध है ये सभी वीडियो अनुक्रम से देखें, क्योंकि जो आपके सामने प्रस्तुतिकरण है या मैं आपके सामने ये जो ज्ञान और विज्ञान अध्यात्म शास्त्र की जो भी माहिती है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, क्योंकि ये कर्मनुक नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है। ये श्रृंखला पूरी ज्ञान के विषय पर आधारित है। इसमें सिर्फ ज्ञान भी है, विज्ञान भी है और अध्यात्म विद्या भी है और सब उनके संदर्भ भी है, उनको भी मैंने आपके सामने पेश किया है। अपना यह प्राकृतिक शरीर निरोगी रखना प्रमुख हेतु है। सभी संभव तकनीक और सब तंत्र को मैंने आपके सामने पेश करने की इस श्रृंखला में कोशिश कर रहा हूँ। इस श्रृंखला के द्वारा आपके सामने ये जो विषय ध्यान पूर्वक सुने, देखे और समझ ले। अंतर्वर्ती जो शरीर संस्था हमारे शरीर में काम करती है, मानव का ये जो शरीर संगठन दीर्घकाल जीवित रहने के लिए वनस्पति द्वारा बनाए गए अन्न का शरीर में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस शरीर संगठन को प्रकृति कैसे चलाती है, अपना विहित कार्य करने के लिए प्रकृति ने शरीर में अलग अलग संस्था का व्यवस्थापन कैसे किया है। शरीर यंत्र निर्विघ्न चलने और मनुष्य की चेतना, शक्ति, ऊर्जा पूरे जीवन काल में अखंड बनाए रखने के लिए शरीर के अंदर चलने वाली ये मुख्य संस्थाएं और उनका व्यवस्थापन प्रकृति कैसे करती है, उसका कामकाज कैसे चलता है, इसके बारे में हम सब समझ लेते हैं। शरीर के अंदर
सुचारू संस्था के पहले नाम बताता हूँ, फिर एक एक करके उनका सबका संचलन, क्रिया, रासायनिक और वैज्ञानिक संचलन होता है बताता हूँ। इसमें पहली संस्था है श्वसन संस्था। अपने नाक के अग्र से लेकर फेफड़ों तक जो भी वायु संचरण होता है, प्राण संचार से प्रकृति खून का शुद्धिकरण करती है। वो कैसे करते हैं हम अगले आने वाले भाग में सविस्तर देख लेंगे। और इसी संस्था में चंद्र सूर्य नाड़ी संचलन के कारण अपने शरीर का ताप भी संतुलित किया जाता है। वो भी काम इसी संस्था के संचलन से होता है। दूसरा पचन संस्था है। मुंह से लेकर गुदद्वार तक जो हम खाया हुआ अन्न भोजन कैसे अंदर जाता है और अंदर जाके उसके ऊपर जो प्रक्रिया होती है, उसमें से जो शर्करा बनती है वो खून में भरी जाती है और बचा हुआ मल विसर्जन यही संस्था का उपविभाग मल विसर्जन करता है। मूत्र विसर्जन संस्था वो भी खून की रक्ताभिसरण संस्था से जुड़ी हुई संस्था है। उसमें किडनी का बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहता है और किडनी वो रासायनिक द्रवरूप जो भी भाग खून में होता है उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। रक्ताभिसरण संस्था है। अन्न हम खाते हैं उसका जो शर्करा रूप जल विद्राव्य होता है उसको खून में भरा जाता है। वो सब खून हमारे सभी ग्रंथियों तक पहुंचाए जाने वाली ये जो संस्था है उसे रक्ताभिसरण संस्था कहते हैं। इसको ही ईड़ा पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। बाद में पांचवी संस्था है मज्जा संस्था। जो भी हमारे शरीर में सब ग्रंथियां है वो आपस में जुड़कर जो स्नायु बनते हैं और स्नायु से अपना पीठ का मन का रीढ़ की हड्डी होती है उससे वो जुड़कर ये मज्जा तंतु से मेंदु भेजे तक जुड़ा होता है और उनका सब संदेश वहन होता है। ये सभी कोशिकाएं मिलके ये मन को बनाती है और मन सब संदेश का वाहक होता है। सभी ग्रंथि कोश के जरूरतों के सांकेतिक संदेश आदेश का वहन मन के माध्यम से करती है। इसे सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। इसके ही विभाग बनके ये षटचक्र व्यवस्था प्रस्थापित होती है और वो कार्यरत भी रहती है। भेजे में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसका सब संदेश आदेश और संकेत सब रोम रोम तक उसका संचार दौड़ता है। विद्युत गति से उसका प्रवाह इस शरीर में बहता है। शरीर व्यवस्था चलने के लिए प्रकृति ने शरीर में 5 प्रमुख प्रणालियां बनाई है। इन सभी अंतरिक्ष संस्था का व्यवस्थापन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये शरीर के अंदर कार्य करने वाली और 24 घंटे लगातार कार्यरत रहने वाली अपने शरीर के अंदर अंग को बिना रुके 24/7 काम करती है। ये सभी का कार्य हम एक एक करके सविस्तर जानते हैं। उसमें से शरीर के अंदर स्वयं चलित एक नाड़ी व्यवस्थापन यानी क्या है और इसका प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ता है ये पहले जानना जरूरी होता है। अपने शरीर के अंदर जो प्रवाहक नाड़ियां है वो 3 प्रकार की होती है। पहली चंद्र सूर्य नाड़ी और दूसरी नाड़ी होती है ईड़ा पिंगला नाड़ी और तीसरी नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी। ये 3 नामों से हम इन नाड़ी व्यवस्था को जानते हैं। लेकिन इस नाड़ी व्यवस्थापन के बारे में विज्ञान शास्त्रों में जो विद्वान पहले हुए या अभी वर्तमान काल में भी बहुत सारे विद्वान है उनके विचारों में बहुत सारे मतभेद भी होते हैं। लेकिन इन मतों को और उनके भेदों को ध्यान में रखकर मैं अब वैज्ञानिक चिंतन आपके सामने पेश करूंगा। आप ध्यान देकर सुनना और समझना। वैसे शरीर में ये मुख्य 3 प्रवाह धारा बहती है लेकिन विज्ञान और अध्यात्म विद्या में शरीर में तो 72,000 सूक्ष्म नाड़ियों का रहस्यमय जाल फैलाव होता है ऐसे भी बताया है। शरीर सुरक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 3 अलग अलग वस्तु के प्रवाह की व्यवस्था शरीर संगठन के लिए भिन्न भिन्न संस्था प्रचालित करती है। शरीर में सभी ग्रंथि कोशिका आपस में जुड़ती है, उनके स्नायु बनते हैं और वो स्नायु कोशिका के शाखा उपशाखा असंख्य अनंत होती है। इसलिए उन्हें अनंत शब्द में परिभाषित करने हेतु 72,000 संख्या अनगिनत इस अर्थ से मतलब से कहा गया है। आध्यात्मिक विद्वानों ने इन्हीं 3 नाड़ियों के बारे में बहुत सारे तर्क वितर्क करके अलग अलग मतलब से ज्ञान का प्रचार किया है। लेकिन नाड़ी शब्द की व्याख्या करते वक्त जो अर्थ प्रतिध्वनित होता है उस अर्थ को तोड़ मरोड़ कर मनुष्य की बौद्धिक धारणा में बहुत सारा भ्रम पैदा हुआ है क्योंकि शरीर यंत्र को चलाने के लिए ये नाड़ी और उसके साथ जुड़ी षटचक्र
चक्र व्यवस्था प्रकृति ने रची है। तुलना में शरीर की नाड़ी और उनका कार्य बताता हूँ। पहली जो नाड़ी है चंद्र सूर्य नाड़ी, उसका अंतरंग और मुख्य इंद्रिय होता है फेफड़े और उसमें बहने वाली सांस, क्योंकि ये प्राणापान वायु वहन संस्था होती है और इसी आधार से, इसी संकेत से शरीर का ताप भी नियंत्रित किया जाता है और खून का भी शुद्धिकरण प्रकृति करती है। दूसरी जो ईड़ा पिंगला नाड़ी है, इसका मुख्य इंद्रिय होता है हृदय, दिल, और इससे जो रक्ताभिसरण संस्था चलती है पूरे शरीर में, उसके अंदर ये ईड़ा और पिंगला दो प्रकार के नालिकाएं अपने शरीर में बनाए है। इस सभी शरीर ग्रंथि तक खून को लेके जाना और भोजन रस को पहुंचाना और बाद में सब ग्रंथियों से वापस खून को हृदय तक लेके आना, ये सब प्रवाह को ये ईड़ा पिंगला नाड़ी कहते हैं। और तीसरा जो नाड़ी प्रकार है ये सुषुम्ना नाड़ी होता है। इसमें सिर्फ संदेश का वहन होता है, पीड़ा का वहन होता है, दर्द का वहन होता है, संवेदना का वहन होता है। इसमें प्रमुख इंद्रिय होता है मेंदु, अपना भेजा, और इसका प्रवाह रीढ़ के हड्डी से सभी शरीर के हरेक कोशिकाओं तक जुड़ा हुआ रहता है और इसमें जो चेतना शक्ति बहती है इलेक्ट्रिक करंट के जैसे बहती है और विद्युत करंट के जैसे वो तेजी से संवेदना भेजे तक और भेजे से आदेश जो पारित होते हैं वो सब मज्जा तंतु तक, हरेक ग्रंथि तक, कोशिका तक पहुंचते हैं, जिससे हमारे बाह्य इंद्रिय भी हलचल करते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि उनके ही आदेश पर वो इंद्रिय अवयव चलते हैं। ये शरीर यंत्र जो चलाने के लिए इन सभी नाड़ियों का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। उसके साथ जुड़ी हुई षटचक्र व्यवस्था प्रकृति ने रची है। बहुतांश जारज और अंडज खदान में पैदा होने वाले जीवात्मा ने कुल देहाकार के व्यवस्थापन का प्राकृत तालमेल नियोजन बहुत जटिल होता है, लेकिन फिर भी इसको संभव किया है। सभी योनि पद से जन्मे शरीर की नाड़ी व्यवस्था शरीराकार और ढांचे के हिसाब से होती है। इसकी रचना और उनका तंत्र जो समझना और जानना केवल मानव योनि में ही संभव होता है, क्योंकि ये जो रचना कैसी होती है, उसका तंत्र कैसे चलता है, इसको मनुष्यतर अन्य योनि जान नहीं पाती है। वो तो जी लेती है और भोग लेती है, लेकिन मनुष्य योनि अपना बौद्धिक विकास करके चिंतन से ये सब एक दूसरे के शब्दों को जानकर, विचार को समझकर, ये मानव ही एक ऐसी योनि है, इनको सब शास्त्र को समझ सकती है, जान सकती है। इसलिए ये नाड़ी शब्द का मतलब शरीर के स्वचालित प्रवाह प्रणाली होता है। बेसिकली नाड़ी शब्द जो है ये नदी शब्द का पर्यायवाचक शब्द है, क्योंकि जैसे ही प्रकृति को संतुलित करने वाली जो नदी होती है, उसका भी मतलब ऐसा भूमि पात्र जिसमें जल प्रवाहित होता है, उसे ही नदी कहते हैं। और वही नदी सृष्टि के पालन पोषण का काम करती है। वैसे ही प्रकृति बंधक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रकृति ने स्वचालित रूप से 3 मुख्य नाड़ी का प्रबंध अपने शरीर को चलाने के लिए जो व्यवस्थापन किया है, वो बहुत ही सुंदर, सोचनीय और चिंतनीय होता है। नाड़ी व्यवस्थापन के अध्ययन के लिए गहन चिंतनाभ्यास जरूरी होता है। इसलिए हम अभी चंद्र सूर्य नाड़ी के बारे में पहले समझ लेते हैं। इस नाड़ी का कार्यक्षेत्र जो होता है वो फेफड़ों से बहने वाला जो प्राण वायु है और फेफड़ों से बाहर फेंका जाने वाला अपान वायु है, इन दोनों का वहन जो नासिका के 2 छिद्र से होता है। नासिका के 2 छिद्र होते हैं, एक दाएं बाजू में होता है, एक बाएं बाजू में होता है। ये 2 छिद्र से जो हवा बहती है, इसको ही चंद्र सूर्य नाड़ी कहते हैं। इस नाड़ी से दाहिने बाजू से जो हवा बहती है नाक से, उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, और बाई बाजू से जो हवा चलेगी तो उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। इन नाक के छिद्र है, उससे जो वायु प्रवाह अंदर शरीर में प्रवेश करता है, उसका बाहर का तापमान हो साइनस के जगह पे, यानी कि जो नाक के अंदर, यहाँ कपाल के अंदर, वहां उसको मेजर किया जाता है, उसको सेंसर किया जाता है और समझ लिया जाता है कि बाहर का टेम्परेचर, तापमान कितना है। उसके अनुसार अपने शरीर का तापमान को नियंत्रण किया जाता है। इसीलिए नाड़ी का कार्य व्यवस्था पहले समझ लेना जरूरी है, क्योंकि शरीर में 3 नाड़ी संस्था कार्यरत होती है, लेकिन उसमें से जो चंद्र सूर्य नाड़ी केवल वायु का प्रवाह जहाँ होता है उसको एक कहा जाता है, जिसमें नासिकाग्र से फेफड़ों तक सांस अंदर खींची जाती है, बाद में वही सांस बाहर फेंकी जाती है। ये जो श्वसन प्रणाली कार्यरत रहती है उसको ही ये चंद्र सूर्य नाड़ी कहते हैं, जिसमें
शुद्ध प्राणवायु और अशुद्ध अपान वायु का आवागमन होता है। दूसरी जो नाड़ी है ईड़ा पिंगला नाड़ी, इस नाड़ी का स्थान बताते वक्त बहुत सारे विद्वानों ने थोड़ा संभ्रमित ज्ञान प्रसारित किया है, क्योंकि इसी ईड़ा पिंगला नाड़ी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी को डाला है और एक दूसरे के अंदर यानी कि डालकर उसका संभ्रम क्रिएट किया है और काल्पनिक तार्किक विवादित कथाएं प्रसारित की जाती है। इसके लिए कभी कभी इस ईड़ा पिंगला शब्द को चंद्र सूर्य नाड़ी के दाएं बाएं अंगों के अर्थ में भी बताया जाता है। इसी एक ही विचार का प्रचार समाज में साझा किया जाता है, लेकिन जो लोग इस विचार को सुनते हैं और जो कहते हैं, दोनों कहने वाले और सुनने वाले इस नाड़ी व्यवस्था के बारे में बहुत बड़ा भ्रामक मतलब उत्पन्न करते हैं। इनके कहने समझने से कुछ भी मतलब स्पष्ट होता नहीं है, क्योंकि नाड़ी के बारे में प्रचलित वैचारिक दृष्टिकोण से कुछ भी स्फटिकात्मक दृष्टिकोण व्यक्त नहीं होता है और लगभग सभी के विचार एक जैसे काल्पनिक अभिभावित दृष्टिकोण से इस समाज में व्यक्त होते हैं और पारंपरिक मत को ही सब लोग मंडित करते हैं। इसलिए ये पूर्व कथित विचार का कल्पित अभिभव खारिज करता हूँ और आपके सामने वैज्ञानिक भाषा में विचार को प्रक्षेपित करता हूँ, क्योंकि ईड़ा पिंगला नाड़ी में केवल खून का अभिसरण होता है, जिसमें द्रवरूप नरस की आपूर्ति सभी कोशिकाओं को अपनी जगह पर की जाती है। इसकी शाखा उपशाखाएं और असंख्य सूक्ष्म केश वाहिनियां होती है, जो शरीर को संरक्षित करने वाली सभी ग्रंथि कोशिकाएं इससे अपना अन्न ग्रहण करती है, उनको लगने वाली शर्करा है उसको प्राप्त करती है। इसलिए नाड़ी विषय के बारे में मैंने ये अलग वैज्ञानिक टिप्पणी की है। नाड़ी प्रबंध के बारे में पारंपरिक सोच प्रचलित मत को थोड़ा दरकिनार करते हुए अलग गहन चिंतन विचार करने का ये मेरा प्रयास है। जिज्ञासु श्रोता है, विद्वान को यह बात गंभीरता से सोचनी चाहिए। इस चिंतन के अनुसार महाकाय बहुकोशिका का ये देह संगठन चलाने के लिए प्रकृति का ये सुंदर नियोजन होता है। इसके संतुलन बिना महाकाय देह संगठन दीर्घ काल स्वस्थ रह नहीं सकता। भौतिक प्रबंध के लिए शरीर में प्रकृति द्वारा बनाई गई तीनों नाड़ी प्रणाली अलग अलग प्रयोजन से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। इसलिए तीनों नाड़ी संस्था पर विस्तार से विचार हम करेंगे। ये शरीर संच अरबों खरबों ग्रंथि कोशिकाओं का एक सघन आबादी वाला एक बड़ा शहर ग्राम विस्तार एक संगठित होता है। तीनों नाड़ियों इस देह नगरी में स्वतंत्र रूप से काम करने वाली एक संस्थाएं होती है। तीनों नाड़ी का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि नाड़ी संस्था का शरीर रचना से अलग अलग उद्देश्य और प्रयोजन से प्रकृति ने संस्थापित किया हुआ है। पाठकों को ये विचार पहले गंभीरता से समझना चाहिए। तीसरी जो सुषुम्ना नाड़ी है, ये सुषुम्ना नाड़ी सिर्फ संवेदना चेतना वहन जो खोपड़ी में स्थित भेजा मेंदु होता है वहां तक सब ग्रंथियों का संदेश पीड़ा वहन किया जाता है। आदेश का भी वहन सभी इंद्रियों को अवयवों को मिलता है, उससे वो जो हलचल करते हैं संचलन करते हैं उनके आदेश से ही होता है। इसलिए ये स्थूल अवयव तक मन के मज्जारज्जु द्वारा स्नायु ग्रंथि की श्रृंखला रज्जु माध्यम से सभी विद्युत लहरी के कंपन से पहुंचाए जाते हैं। इन तीनों नाड़ियों का एक दूसरे से तालमेल बनाया रखना ही प्रकृति का कौशल्य होता है। लेकिन ये तीनों नाड़ियां अलग अलग कार्य करती है, लेकिन एक दूसरे को पूरक होती है। इसीलिए हम अभी इनका एक एक के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेंगे। चंद्र सूर्य नाड़ी से ताप नियंत्रण कैसे होता है, ये पहला जो भाग है उसका कुशलता है वो हम समझ लेते हैं। जो सांस प्रणाली अपने नाक से दाएं छिद्र से मतलब दाया भाग दाएं छिद्र से फेफड़ों में बहने वाली जो शुद्ध अशुद्ध हवा होती है उसका परिसंचरण होता है। सांस प्रणाली से शरीर की सभी ग्रंथियों में प्राणमय और अन्नमय कोशिकाओं का परस्पर सहयोग बनाए रखने के लिए फेफड़ों में ये सांस संस्था सक्रिय होती है। इस संस्था में घ्राण यानी कि नाक, गला, श्वास नलिका और फेफड़े के अंदर के उपांग सम्मिलित होते हैं। सांस के माध्यम से फेफड़ों में बाहर से आने वाली जो सम्मिश्र वायु होती है वो फेफड़ों में जाने के बाद क्या और कैसे काम करती है, इसका जो रासायनिक विश्लेषण मैंने प्राणायाम प्रकरण में विस्तार से बताया है, यहाँ उनके सक्रियता के बारे में खाली बताऊंगा। लेकिन नाक की नोक से जो शुद्ध हवा फेफड़ों की गुफा में भरती है और फेफड़ों के अंदर घटने वाली क्रिया से वही हवा दूषित वायु में परिवर्तित होती है और वही दूषित वायु उच्छ्वास से बाहर फेंकी जाती है
और स्वचालित हवा के इस दोनों प्रवाह को सांस और उच्छ्वास कहा जाता है। लेकिन नाक के 2 छिद्र से गले तक का भाग जो होता है 2 भाग में बटा हुआ रहता है, परस्पर में वो मिलता नहीं जब तक गले तक। नाक से लेके गले तक 2 भाग में पूरा विभाजन होता है, अलग अलग होते हैं। इसलिए नाक का दाया भाग और एक बाएं बाजू में होता है, ऐसे 2 भाग अलग अलग होते हैं। उसका सम्मिलन कंठ में होता है और कंठ में एक थोड़ा पोर्शन है, वहां मुख से जाने वाला अन्न का या पानी का प्रवाह भी वहां से जाता है और या हवा का भी प्रवाह जाता है, इसलिए वो सामायिक नलिका होती है। उसके बाद अन्न की पानी की नलिका, अन्न पानी एक नलिका से जाता है और हवा की नलिका ये अलग अलग हो जाती है, उसे अन्न नलिका कहते हैं। और हवा दूसरी नलिका से जाता है, उसे श्वास नलिका कहते हैं। इसी विभाजित हवा के प्रवाह के कारण प्रकृति शरीर ताप संतुलित रखने का कार्य बहुत खूबी से संपन्न करती है, उसे हम थोड़ा सा विस्तार से यहाँ जान लेते हैं। शरीर ताप नियंत्रण कैसे होता है? क्योंकि नाक के बाई बाजू होती है उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं और दाई बाजू होती है उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। नाक से अंदर जो हवा आती जाती है, शरीर संवेदना उससे ही बाहरी तापमान समझती है। मानव शरीर का सामान्य तापमान विज्ञान ने 37 सेंटीग्रेड मापा है और उतना ही तापमान रहना बहुत जरूरी होता है, उसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। बाहरी ताप के तापमान के उतार चढ़ाव से शरीर के ताप पर बहुत सारा परिणाम होता है। संतुलित करने की जो खूबी है ये शरीर के अंदर सेंसरशिप यानी संवेदना से और उसके संकेत से चलती है। इसीलिए नाक के पाए छिद्र से यानी कि चंद्र नाड़ी से जो हवा का प्रवाह शरीर के अंदर जाता है, अगर वो हवा ठंडी होती है तो उसका संदेश शरीर को समझता है, भेजे में जाता है और भेजे के संकेत से और इस चंद्र नाड़ी के प्रवाह के कारण अगर चालू रहती है तो तब शरीर को स्वभावतः ठंडा करने का निर्देश दिया जाता है। इसलिए इसको नाम चंद्र नाड़ी कहते हैं कि वो शरीर को शीतल करती है, ठंडा करती है। इसी कारण दिया है, चंद्र एक शीतलता का प्रतीक होता है, इसके लिए उसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। और नाक के दाहिने जो सूर्य नाड़ी होती है उसमें से अगर प्रवाह होता है तब शरीर को गर्म रखने का संदेश जाता है, इसलिए सूर्य नाड़ी से सांस चलती है तब शरीर की गर्मी बढ़ती है, इसीलिए इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। अगर हवा इस सूर्य नाड़ी से चलती है तब हमारा शरीर गर्म होने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको वो संदेश मिलते हैं कि गर्म होना है। इसीलिए सूरज की ऊष्मा से बाहरी वातावरण गर्म होता है, तब शरीर को ठंडा रखना जरूरी होता है, तब बाएं बाजू से सांस चलती है, अपना शरीर ठंडा होने का प्रयास होता है। चंद्र सूर्य दोनों नाड़ी के माध्यम से सांस प्रवाह से शरीर तापमान नियंत्रित होता है। बुद्धि को चंद्र सूर्य नाड़ी प्रवाह से बाहरी हवा का ताप समझता है और तत्क्षण बुद्धि दिन और रात के समय चंद्र सूर्य नाड़ी को बदलकर शरीर ताप को नियंत्रण में रख सकते हैं। नाड़ी प्रवाह को हम कैसे बदल सकते हैं, ये गुह्य बात भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर हमारी नाड़ी गलत चल रही है, ठंडी के मौसम में चंद्र नाड़ी चल रही है तो हमारा शरीर और ठंडा हो सकता है, उसके कारण सर्दी हो सकती है, छींकें आती है, फिर हम परेशान हो जाते हैं, नाक बहता है, गले में कफ बढ़ता है, इससे हमारा शरीर यंत्र बिगड़ने, असंतुलित होने लगता है। लेकिन अगर हम उसी समय सूर्य नाड़ी को चालू करते हैं तो हमारा शरीर गर्म होने लगता है और हम बाहर का प्रतिकूल तापमान को सहन कर पाते हैं। अगर दिन के दौरान सूर्य की उपस्थिति में गर्म होती है तब ये शरीर तापमान से अधिक गर्म होता है, तब हमें शरीर को ठंडा रखना जरूरी होता है, वरना शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए निम्नलिखित उपाय करने की विधि समझ ले। हम खुद सूर्य नाड़ी को चला सकते हैं। अगर गलती से चंद्र नाड़ी चल रही है, हम सूर्य नाड़ी चला सकते हैं। हमारे कुछ क्रियाओं से ये सूर्य नाड़ी अपने आप चालू हो सकती है। अगर सूरज उगते ही वातावरण में तापमान बढ़ने का संकेत होता है, वातावरण तप्त होते रहता है, शरीर का तापमान दिन में ठंडा रहना चाहिए, इसीलिए प्रकृति अपने आप चंद्र नाड़ी शुरू करती है। लेकिन हमारी किसी आदत के कारण, किसी ढप के कारण अगर चंद्र नाड़ी चालू नहीं रहती और सूर्य नाड़ी चलती है तो हमारा शरीर और अधिक ताप गर्म करता है। इस कारण बाहरी माहौल की गर्मी अपने शरीर के लिए
असहनीय हो सकती है और शरीर का ताप बढ़ने का कारण बन सकती है। जब बाहरी 45 डिग्री से अधिक गर्म होता है तब धूप में घूमने वाले लोगों को उष्माघात होने की संभावना बढ़ जाती है। धूप काल में हम कई बार ऐसी वार्ता सुनते हैं कि शरीर की गर्मी बढ़ने से अंदरूनी अंग दुर्बल, अक्षम, गलित गात्र हो सकते हैं और उष्माघात से मौत होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए दिन के दौरान ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी काल में, मई माह में शरीर ठंडा रखने के लिए दिन में चंद्र नाड़ी चालू रखनी जरूरी होती है। शरीर ठंडा रखने हेतु चंद्र नाड़ी को चालू करने के लिए पहला उपाय यह है कि हमारा जो दाहिना कंधा है, ये दाहिना कंधा, इसके नीचे काख में एक बिंदु रहता है, उसके ऊपर दाब पड़ना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए चंद्र नाड़ी चालू होने के लिए इसके ऊपर अगर दबाव हम डालेंगे तो चंद्र नाड़ी चालू होती है। जैसे कि सन्यासी लोग अपना जो दंड रहता है वो दंड अपने काख के नीचे रखते हैं और जब भी चाहे वो सूर्य नाड़ी चालू कर सकते हैं। हिमालय जैसे बर्फीले प्रदेश में भी अपनी सूर्य नाड़ी चालू रख के वो स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए दाहिने भुजा के नीचे उसे रखकर शरीर का भार उस पर डाल के बैठ सकते हैं और चंद्र नाड़ी चालू हो जाती है। सोते समय अगर हमें चंद्र नाड़ी चालू रखने की जरूरत है तो दाहिने कोहनी को मोड़कर शरीर का भाग उस पर देकर बैठ सकते हैं। सोते समय हम दाहिने बाजू में लेटकर चंद्र नाड़ी चालू कर सकते हैं। अगर बैठे हो तो दाहिनी कोहनी को मोड़कर शरीर का भार इस तरह से देकर हम बैठ सकते हैं। अगर इस आसन मुद्रा में हम चेयर पे, कुर्सी पे बैठे हैं तो कुछ ही मिनट में हमारी चंद्र नाड़ी शुरू हो सकती है। अगर हवा की गर्मी 37 डिग्री से बढ़ती है और बाहरी वायु का माहौल ज्यादा वक्त तक अधिक गर्म होने की समस्या, कोई कोई प्रांत में 50 डिग्री से भी ज्यादा तापमान होता है, तब स्थिति और भी खतरनाक हो जाए। तब पांव के तलवे गीले कपड़े से ढक देना बहुत जरूरी होता है। उससे शरीर तापमान को ठंडा रखा जा सकता है, क्योंकि पांव के तलवे में या हाथ के तलवे में हमारे सब शरीर के ग्रंथियां एक दूसरे से स्नायुबद्ध होके वहां जुड़ जाते हैं और वहां अगर ठंडा होगा तो वो ठंडक हमारे पूरे शरीर में बह सकती है। इस शरीर का ताप को सामान्य रखने में मदद होती है। शरीर बाहरी आपातकालीन उष्मा के परिणाम से बच सकती है। लेकिन सूर्यास्त होने के बाद अगर रात में चंद्र नाड़ी रुक कर हमारी सूर्य नाड़ी प्रकृति चालू कर देती है, क्योंकि सूरज ढलने के बाद बाहर मौसम ठंडा होता है और शरीर में गर्मी 37 डिग्री होती है, उसको बरकरार कर रखना बहुत अनिवार्य होता है। शरीर ताप स्थिर रखना जरूरी होता है। इसके लिए सूर्य नाड़ी चलनी बहुत जरूरी होती है। अगर किसी कारणवश रात में सूर्य नाड़ी चलने के बजाय चंद्र नाड़ी चलती है तब शरीर ज्यादा ठंडा होने से जुकाम होता है, सर्दी से नाक बंद होता है और सांस लेने में दिक्कत आती है, विशुद्ध चक्र के संचलन में दिक्कत आती है। ऐसे में सूर्य नाड़ी को होश पूर्वक चालू करना बहुत जरूरी होता है, वरना आदमी सर्दी से परेशान होता है। डॉक्टर के पास जाने के बाद और रासायनिक दवा खाने से, रसायन प्रक्रिया प्रभाव से थोड़ा समय अच्छा लगता है, लेकिन अपनी आदत तो बदलती नहीं। रात में चंद्र नाड़ी चलने से फिर सर्दी होती है। चंद्र नाड़ी चालू करने के लिए एक मैं तरकीब यहाँ बताता हूँ। वही बाएं कंधे में उसके नीचे इस बिंदु पर कुछ चेंडू जैसा, पैच जैसा छोटा सा अगर इसको रख के दबाएंगे तो भी, नींबू रखेंगे तो भी इस के ऊपर दबाव आता है और हमारी सूर्य नाड़ी चालू हो सकती है। ध्यान रखिए यहाँ उल्टा है, अगर बाएं बाजू चालू रखेंगे तो हमारी सूर्य नाड़ी चालू होगी, अगर दाएं बाजू में दाब देंगे तो हमारी चंद्र नाड़ी चालू होगी। ये ध्यान रखना। बाएं हाथ की कोहनी को सोफा कुर्सी पर रखकर बाएं बाजू में शरीर इस तरह रखे ताकि हमारी सूर्य नाड़ी चालू हो सकती है। कुछ देर बैठ जाने के बाद या इस बाएं अंग पे सो जाने के बाद हमारा सूर्य नाड़ी का संचलन चालू हो सकता है। ऐसा करने से 2-3 मिनट में दाहिने बाजू की सूर्य नाड़ी शुरू होती है। यदि नाक बंद हो गया हो तो भी वो खुल जाता है, सांस लेने में दिक्कत नहीं आती है और रात में सूर्य नाड़ी चलने के कारण हम शांति से सो जाते हैं। इस उपाय से रात में शरीर ताप को संतुलित रखा जा सकता है। पाँव के तलवे को भी ढक के उसको गर्म रखने की मदद होती है। इसीलिए चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी के 7 तासों का आना जाना कैसे जारी रखे, इसके लिए प्रकृति ने शरीर में जो कुंजी दी है उस कुंजी को आप समझ ले और उसका
पालन करके आप जब भी चाहे सूर्य नाड़ी चालू कर सकते हैं या जब भी चाहे चंद्र नाड़ी चालू कर सकते हैं। इसीलिए चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी चालू करने की और चालू रखने की कुंजी आपको इस वीडियो के माध्यम से सुपुर्द की है। इसी तरह नियोजित प्रकृति के काम में सहायता होती है और अपना शरीर का संतुलन हम हमारे खुद के वर्तन से संतुलित रख सकते हैं। साथ ही अगर ये तकनीक हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा बाहरी संक्रमण होता है उससे भी हम मुक्त रह सकते हैं। सर्दी, बुखार, खांसी आदि बार बार होने वाले जो संक्रमित जंतुओं के रोग है या हमारे ही गलत वर्तन के रोग है, इसे हम नियंत्रण में रख सकते हैं। उससे हम मुक्त हो। शरीर का तापमान नियंत्रण में अगर रह जाता है तो हमें कोई संक्रमण बाधित नहीं करता है। सांस प्रणाली और वायु प्रवाह विशुद्ध चक्र में संचालित होता है। इसके आगे का भाग मैं क्रमशः अगले भाग में समझाऊंगा, वरना ये वीडियो ज्यादा लंबा हो न जाए, इसके लिए मैं यहाँ रुकता हूँ। अगला भाग इसी नाड़ी के ऊपर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद।